भारतीय जनता युवा मोर्चा के विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के दो बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे और अब इस देश में नेतृत्व कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से निकलकर इस देश के आदरणीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करिए। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आदरणीय भाई साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान कार्यक्रम के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मान्यवर श्री विशुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय श्री हितानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के मंत्री आदरणीय रजनीश जी, युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वैभव पवार जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और हमारे भोपाल के नेता रविंद्र यति जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य, बेटे बेटियां और उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज का दिन भोपाल के लिए भी और मेरे जीवन के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, जब एक स्थान पर इतनी कम आयु के लोग एक साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और मैं इस अवसर का साक्षी बन पा रहा हूं। और मैं साक्षी बन सका, इसके लिए आदरणीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए कहा। आज आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो गए हैं। मैं अपनी ओर से भी और अपने सभी मित्रों की ओर से आप सबका इस अवसर पर हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की दृष्टि से भी हम सबसे बड़े हैं और अब आबादी की दृष्टि से भी हम सबसे बड़े हैं। और लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में चुनाव हैं, लोकतंत्र में राजनीति है, लोकतांत्रिक पद्धतियां हैं, परंपराएं हैं, लोकतंत्र के अपने अधिकार हैं, लेकिन लोकतंत्र की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। अधिकार और दायित्व, इन दोनों में जब समन्वय होता है तो दिन प्रतिदिन प्रगति के नए नए आयाम प्रारंभ होते हैं। सामान्य तौर पर आप में से बहुत सारे लोग अभी विद्यार्थी जीवन में हैं
जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस समय आपसे कोई बात करे कि राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन जाओ, तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि अभी तो पढ़ने के खेलने के दिन हैं। और दूसरा, शिक्षकों का एक वर्ग भी हमेशा ये कहता रहा है कि विद्यार्थियों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उनकी अपनी दृष्टि है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र में राजनीति ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर चीज का निर्णय करने के लिए समर्थ होती है। लोकतंत्र में व्यक्ति का जन्म कहां होगा और मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार कहां होगा, ये स्थान तय भी राजनीति के द्वारा ही किए जाते हैं। तो जन्म से लेके मरण तक हर चीज में जब राजनीति का हस्तक्षेप है तो राजनीति से दूरी बना के क्यों रखनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति संलग्न हो या राजनीतिक क्षेत्र में जो संलग्न ना हो, लेकिन राजनीति के प्रति उनकी जागरूकता लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब हम मतदाता बन गए हैं तो मतदाता रहते हुए राजनीति के प्रति जागरूक होना, राजनीतिक दलों की ठीक से पहचान होना, और चुनाव आए तो राजनीतिक दल में कौन प्रत्याशी लड़ रहा है और कौन प्रत्याशी जीतने के बाद दूरदृष्टि को कायम रखते हुए हमारे क्षेत्र का, हमारा और देश का भाग्य बदलने के लिए काम करेगा, इसकी पहचान करना और उसको वोट देने का निर्णय करना, ये क्षमता प्रत्येक नौजवान में होनी ही चाहिए। तभी निश्चित रूप से हम लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से योगदान दे सकते हैं। आज आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के राजनीतिक परिदृश्य पर एकमात्र राजनीतिक दल है जो अन्य दलों से भिन्न पद्धतियों और भिन्न विचारधारा का दल है। इस देश में तमाम सारे राजनीतिक दल हैं। कोई जातिवाद के आधार पर काम करता है, कोई भाषावाद के आधार पर काम करता है, कोई प्रांतवाद के आधार पर काम करता है, कोई पूंजीवाद के आधार पर काम करता है, कोई परिवारवाद के आधार पर काम करता है। लेकिन मैं यह गर्व से कह सकता हूं, जिस दल का मैं सदस्य हूं, वो दल इन सब संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। और जब हमारी बुनियाद राष्ट्रवाद पर आधारित है तो स्वाभाविक रूप से दुनिया में व्याप्त जितनी संकीर्णताएं हैं वो अपने आप में तिरोहित हो जाती हैं।
आप जिस अवस्था में हो, जीवन में यह आयु सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन का पड़ाव होती है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि दुनिया में और हमारे देश में जब भी जिस जिस प्रकार के बदलाव हुए या जब जब भी क्रांति हुई, तो निश्चित रूप से उसका नेतृत्व और उसको आगे बढ़ाने का काम देश के युवाओं ने ही किया। अगर हम आध्यात्मिक क्रांति की दृष्टि से देखें तो सर्वप्रथम जगत गुरु शंकराचार्य जी का नाम हम सबके सामने आता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सारे देश का भ्रमण किया और 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की। हिंदू धर्म की आचार संहिता को स्थापित किया और आज वे सनातन धर्म के सबसे पूज्य और आदरणीय संत हैं। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यह महा उपक्रम जब किया तो उस समय उनकी आयु युवावस्था की ही थी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन हम मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अनेक अभाव से जूझते हुए जब शिकागो की धर्म सभा में गए और उन्होंने हिंदुस्तान, हिंदू धर्म, उसकी व्यापकता को दुनिया के समक्ष रखा और सारी दुनिया को हतप्रभ करने का काम किया, तो उस कालखंड को अगर देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा स्वामी विवेकानंद जी की आयु भी युवावस्था की ही थी। देश को आजाद कराने के लिए 1957 में 1857 में पहली क्रांति हुई। पहली क्रांति का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी और जब वो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रही थी और अंग्रेजों से लड़ते हुए जब उनका शहादत हुई तो उस समय भी महारानी झांसी की उम्र 23-24 साल की ही थी। उसके बाद देश को आजाद कराने के लिए हमारे तमाम सारे बलिदानी पूर्वज, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, जिसका भी नाम लो, जिन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी हुई परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए, वो समय भी उनकी उम्र आप सबकी उम्र के बराबरी थी, युवावस्था की ही थी। 47 में देश आजाद हुआ और आजादी के बाद एक क्षण देश में आया जब श्रीमती गांधी ने आपातकाल लगाकर सारे देश को कैद खाना बना दिया था। उस आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन करके देश में पुनः लोकतंत्र की स्थापना करनी
इस उद्देश्य को लेकर बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में भी युवाओं की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। दो 2014 में हमारे लोकतंत्र ने एक नई करवट ली। देश नए नेतृत्व को तलाश रहा था और 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में भी हमारे नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज हम सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी का यह सशक्त नेतृत्व भारत की आंतरिक बुनियाद को भी मजबूत कर रहा है, देश के नौजवानों के भविष्य को भी गढ़ रहा है, देश की गरीबी को भी दूर करने का एक सफलतम प्रयत्न कर रहा है और देश का सर्वांगीण विकास हो, इस दिशा में जो नरेंद्र मोदी जी की सफलतम यात्रा है, उसकी जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए उतना ही निश्चित रूप से कम है। आज जब आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए कहा गया तो अभियान का नाम है मोदी के मन में एमपी। मोदी के मन में एमपी तो है ही, लेकिन मोदी के मन में भारत और भारत के मन में मोदी और भारत के मोदी के साथ सारी दुनिया आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हम सब इस वक्त के साक्षी बन रहे हैं। यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता और गौरव की बात है। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि एक समय था जब आतंकवादी हिंदुस्तान में आकर निर्दोष लोगों की हत्या करते थे और हिंदुस्तान के नेता वैश्विक मंच पर आतंकवाद के विरोध में जब बात रखते थे तो केंद्र में पाकिस्तान आता था, लेकिन उस वक्त आधी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी रहती थी और हिंदुस्तान की बात को वजन नहीं मिलता था। लेकिन आपने अगर चयन करके 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तो उसका परिणाम आज यह है कि जब आतंकवाद की बात चलती है तो पाकिस्तान दुनिया में अकेला खड़ा रहता है, सारी दुनिया हिंदुस्तान और मोदी के साथ खड़ी रहती है। मोदी जी ने लगातार छोटे छोटे सुधार करके भी हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने का काम किया है। मैं एक दो उदाहरण आप सब लोगों को देना चाहता हूं क्योंकि विषय तो बहुत लंबा है। 2014 से पहले रेल के डिब्बे भारत में असेंबल होते थे, लेकिन रेल का डिब्बा, उसमें लगने वाली सामग्री सारी की सारी इंपोर्ट करके मंगाई जाती थी और रेल का इंजन तो पूरी तौर पर इंपोर्ट पर ही निर्भर करता था। लेकिन आपको ध्यान है मोदी जी के बनने के बाद
मेक इन इंडिया कहा, स्टार्टअप इंडिया कहा, स्टैंड अप इंडिया कहा, स्किल इंडिया कहा। ये सिर्फ नारे नहीं थे। मैं जिसका नाम बोल रहा हूं इसमें से किसी भी इंडिया में आप घुस जाओगे तो घुसने के बाद निकलने में 2, 4, 6 घंटे लगेंगे। इतना काम 9 साल में मोदी जी ने कर दिया है। लेकिन आज अगर देश में जो वंदे भारत ट्रेन है, ये ट्रेन हर हफ्ते एक नई बन के आ रही है। 10 साल में कारखाना लगाना, 10 साल में मेक इन इंडिया डिब्बा बनाना, 10 साल में मेक इन इंडिया इंजन बनाना और हर हफ्ते में एक नई ट्रेन बनाना, यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। लेकिन मोदी ने मेक इन इंडिया कहा तो मोदी ने मेक इन इंडिया करके दिखाया। आज अगर रेल देश में बन रही है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। नोटबंदी के बाद जब मोदी जी ने कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए आग्रह किया तो मेरे जैसे व्यक्ति को भी लगता था कैशलेस ट्रांजैक्शन कैसे होगा। मोदी जी बोलते थे, हम लोग सुनते थे, इधर कैशलेस होना चाहिए, इधर कैशलेस होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। मोदी जी ने लगातार अपनी मॉनिटरिंग में कैशलेस ट्रांजैक्शन को रखा। आज अगर दुनिया में भारत की शोहरत है तो सिर्फ भाषण से नहीं है, ये कृतित्व के कारण है। अमेरिका हमसे पैसे में आगे है कि नहीं है? अमेरिका टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है कि नहीं है? जापान और जर्मनी भी टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं कि नहीं? लेकिन आज दुनिया भर में जब विश्लेषक आकलन करते हैं तो वो ये कहने के लिए बाध्य होते हैं कि अमेरिका, जर्मनी और जापान, इन तीनों देशों को मिलाकर जितना कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है उससे कई गुना ज्यादा भारत में कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है। तो दुनिया सुधारों की कायल है, दुनिया टेक्नोलॉजी की कायल है, दुनिया भारत के मस्तिष्क की कायल है, दुनिया भारत के परिश्रम की कायल है। आज भारत के लोग दुनिया भर में निवास करते हैं। पहले वो सामान्य तौर पर नौकरी करने के लिए जाते थे और नौकरी से जो पैसा मिले उससे अपना कामकाज चलाते थे। लेकिन आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व ने सारी दुनिया को यह एहसास करा दिया कि हमारे यहां के लोग आपकी कंट्री में सिर्फ तनख्वाह के लिए काम नहीं कर रहे, ये भारतीय आपकी अर्थव्यवस्था को भी बल देने का बड़ा काम कर रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि आज दुनिया भर में भारत की शोहरत बढ़ रही है। हमारे अध्यक्ष जी चंद्रयान का जिक्र कर रहे थे और उसमें उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रयान जैसी सफलता ये कांग्रेस के लोगों के गले नहीं उतरती। यह निश्चित रूप से हम लोगों का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को एक लंबे कालखंड तक इस देश में सरकार बनाने का, चलाने का मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की उम्र तो बढ़ी लेकिन कांग्रेस की अक्ल नहीं बढ़ी, कांग्रेस की बुद्धि का विकास नहीं हुआ।
आज हम सब भलीभांति जानते हैं कि देश में टीबी आई तो दुनिया में टीबी का वैक्सीन बना। भारत हाथ फैलाकर टीबी का वैक्सीन मांग रहा था दुनिया से। 20 साल बाद टीबी का वैक्सीन भारत को मिला। पोलियो का रोग आया, भारत ने 20-25 साल पोलियो की वैक्सीन का इंतजार किया। उस 20-25 साल में हमारे कितने बच्चे काल कलवित हो गए होंगे, इसकी कोई गिनती नहीं है। 25 साल भारत को इंतजार करना पड़ा। लेकिन जब कोरोना की महामारी आई तो सारे प्रोटोकॉल को रिलैक्स करके आपके प्रधानमंत्री और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने 90 दिन के भीतर वैक्सीन तैयार करके अपने पैरामेडिकल स्टाफ को लगाना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जब वैक्सीन आई, दुनिया के 110 देश उस वैक्सीन का उपयोग कर रहे थे। देश में भी 220 करोड़ से ज्यादा डोज लगे, लेकिन वैक्सीन कांग्रेस को रास नहीं आई। उन्होंने मोदी वैक्सीन कहकर इसकी आलोचना की। हम लोग कह रहे थे कि भाई अगर आप आलोचना कर रहे हो तो आप उपयोग मत करो, लेकिन इधर आलोचना भी कर रहे हैं, उधर मौत का डर है तो छुप के लगवा भी रहे। इसी प्रकार से आप सब लोगों को मालूम है, जब एयर स्ट्राइक हुआ तो कांग्रेस ने आलोचना की। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो कांग्रेस ने आलोचना की। जब भी देश को शोहरत मिलने का समय आता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग अगर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई तो यह देश के लिए उत्सव का दिन था, यह देश के लिए खुशी का दिन था। हर नौजवान, हर वैज्ञानिक, हर टेक्नोक्रेट खुशी से झूम रहा था। लेकिन कांग्रेस को रास नहीं आया। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से हमको देश को बचाना है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचाना यानी कांग्रेस से देश को भी बचाना और कांग्रेस से अपने प्रदेश को भी बचाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब यह कहा 2047 भारत की आजादी का 100वां साल है और भारत का आजादी का 100वां साल, यह हमको नई पीढ़ी को एक मजबूत गिफ्ट के रूप में सौंपना चाहिए। 2047 में समस्याओं से ग्रस्त भारत न रहे। 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में सारी दुनिया के सामने आए, इस योजना के साथ हम सब लोगों को काम करना है। और अगर इस स्वप्न को साकार करना है, इस लक्ष्य तक पहुंचना है, इस मंजिल को पार करना है, तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जैसा सशक्त नेतृत्व चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बेला है और इस विधानसभा चुनाव की बेला में आप सब लोगों ने संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम मिलाया, भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना कंधा मिलाया, तो मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं आपका योगदान
2023 में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में अभूतपूर्व योगदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प भारत को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का, उस दिशा में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। मेरा आप सभी युवा साथियों से आग्रह है और जो भी इस कार्य